हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदेश पुलिस तैयारी वर्दी की। आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, और भी अच्छी चलती रहे। इसके बिहाफ में मैंने जो है एक सीरीज़ स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें मैं आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। और आज का जो पेपर है वो 21 अगस्त 2017 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 21 अगस्त 3 बजे की बात है भैया, जहाँ पे अभी पेपर हुआ था। और हमारी सीरीज़ का नाम है प्रीवियस ईयर पेपर आंसर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन जीके और साइंस। तो जीके और साइंस के क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, काफ़ी व्याख्या के साथ जो है मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये हमारा है सेकंड पेपर, मतलब एक पेपर हो चुका है और ये दूसरा पेपर है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आरटीआई अधिनियम को फिलिंग द ब्लैंक्स के दिन राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी। तो जो स्वीकृति मिली थी वो मिली थी 15 जून 2005 को स्वीकृति मिली थी, मतलब कानून बना था ये। और हमारे देश में कानून की 3 दौर होते हैं, मतलब 3 चरण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले आपका लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति आपको जब तक साइन ना करते तब तक वो क्या होता है, विधेयक ही रहता है। क्या नहीं बनता, वो कानून नहीं बनता आपका। यदि हम बात करें यहाँ पे कि जो पहला देश था जिसने जो है आरटीआई अधिनियम लागू किया था वो था स्वीडन। आपका स्वीडन ने लागू किया था। और आरटीआई में क्या है, आपके 2 अनुसूचियां हैं। संशोधन भी हो चुका है इसमें फरवरी 2011 में। और हम बात करते हैं यहाँ पे कि 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम जो है आपका लागू हो गया था। इसमें एक सहायक संगठन था जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। और भारत में पहला आरटीआई आवेदन जो है वो शाहिद रजा बर्नी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं आपके आरटीआई के रिगार्डिंग, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज़ फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट प्रोड्यूसिंग सीएनजी फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेसिड्यूल इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ पर है, वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है आपका, वो महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, और पर्यावरण का क्वेश्चन है तो आपका ये ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन वगैरह में, क्योंकि ये हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएं। तो इसमें एक आपको याद रखना है कि एक शहर है, ये शहर स्थित प्रिमोव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कमीशन किया गया था। सीएनजी का फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। भारत के गृह मंत्री कौन थे, 2017 के समय की बात है, तो उस टाइम आपके राजनाथ सिंह जी थे। ओके, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और ये 2 बार क्या रहे हैं, आपके भाजपा के पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं, 2005 से 2009 और 2013 से 2014। और यदि बात करें 30 मई 2019 तक की, तो वहाँ पे जो है भारत के जो गृह मंत्री हैं वो कौन थे, आपके अमित शाह थे। और राजनाथ सिंह 2014 से 2019 तक क्या रहे हैं, आपके गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया हुआ है। वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है, तो वो जवाहरलाल पंडित जी हैं हमारे। जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। 1947 से बात करें तो 1964 तक इन्होंने जो है भारत में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। प्रस्तावना के निर्माता हैं ये। और 1955 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और पंचायती राज्य नाम जो है इन्होंने ही दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी नाम इन्होंने ही दिया है। तो ये कुछ फैक्ट हैं आपके। ओके, जो चीज़ें आपको याद रखनी है। भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, 17 की बात कर रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल अगर हम बात करें तो 2018 में 8 हो गए हैं, और उस टाइम लेकिन 7 थे आपके। ठीक है, उन 7 के नाम जान लेते हैं। भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट दल, भारतीय कम्युनिस्ट दल, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस दल और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। और बात करते हैं यहाँ पे पीपुल्स नेशनल पार्टी जो है उसको 2013 में मध्य में भारत के में राष्ट्रीय दलों की सूची में शामिल किया गया था। और भारतीय जनता दल को 7 जून 2013 को। ओके, चलिए एक नियम भी देख लेते हैं यहाँ पे कि वह दल जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है ना, कम से कम 4 राज्य होना चाहिए, और विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% हासिल करती है। ओके, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जाता है? देखिए, आपने एक महाभियोग नाम सुना होगा। महाभियोग जो प्रक्रिया होती है वैसे ही क्या होती है,
उसी के जैसे महाभियोग शब्द यूज़ सिर्फ अकेले राष्ट्रपति के लिए किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश हैं उनको उसी विधि द्वारा जो है हटाया जाता है। पहले प्रस्ताव आपका क्या होता है, आपका लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है। पहले एक सदन में प्रस्ताव अगर पारित हो गया फिर दूसरे सदन में जाता है, और दोनों सदन में विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत मतलब होता है कि जो उपस्थित और कुल सदस्य होते हैं उनका क्या होता है, आपका 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो ये होता है विशेष बहुमत, याद रखना है आपको। और सामान्य बहुमत होता है आपका 50%, और विशेष बहुमत होता है 50% प्लस 1, और विशेष बहुमत होता है आपका 2/3 मेजॉरिटी, मतलब कि 66.66%। ठीक है, तो वो कहाँ होता है, संसद। ठीक है, चलिए। और इसका भी नियम होता है साबित कदाचार, ओके, संविधान का अतिक्रमण, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बिहाफ में क्या है, अब यहाँ पे ये विधि जो है हम संसद में पारित कर सकते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आपका श्रीहरिकोटा में। ओके, श्रीहरिकोटा में जो है आपका ये स्थित है, और पहले इसका नाम श्रीहरिकोटा रेंज था। उसके बाद सितंबर 2002 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्होंने क्या किया था, इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं सतीश धवन जी, उनके नाम पे इसका नाम चेंज कर दिया था, और यही इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। लेकिन आपको याद रखना है स्थापना 1971 में हुई थी, नाम चेंज हुआ था 5 सितंबर 2002 को। और इसमें 2 लॉन्च पैड हैं जहाँ से PSLV और GSLV जो है लॉन्च किए जाते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है आपको। भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है, तो ये क्वेश्चन आपका याद रखना है, वन नीति का भी है, पर्यावरण का भी है, स्टैटिक का भी है, मिसलेनियस का भी है। मध्य प्रदेश है इसका आंसर। मध्य प्रदेश में 24.56% जो है आपके क्या है, वनाच्छादित क्षेत्र है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, देख लेते हैं। तो 2019 की रिपोर्ट से चला है पता कि भाई हमारे यहाँ पे जो कुल वन और वन क्षेत्र हैं वो 80.73 मिलियन हेक्टेयर हैं, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या है 24.56% है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्षों का कवर 24.56% है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे वन क्षेत्र की, तो यहाँ पे 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भौगोलिक क्षेत्र का 21.67%, और मध्य प्रदेश में जो वनों का आवरण है वो है 77,482.49 ओके स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको जानने वाली बात ये है कि जो वन रिपोर्ट है आपकी वो यहाँ पे 2019 की बात है, 21 चल रहा है। हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह आ जाए, क्योंकि आपकी जो वन रिपोर्ट है वो हर प्रत्येक 2 वर्ष में आती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर को विशेष जो स्थिति प्रदान करता है। तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में वगैरह में रहा हुआ है ये। तो ये क्या है आपका 370 आर्टिकल 370 आपका हटने के बाद यहाँ पे क्या है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और शामिल कर लिया गया है। अब पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। ठीक है, तो 370 को रद्द करने के बाद ये क्या हो गया है, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ओके, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात आपका पहला है, और आंध्र प्रदेश दूसरा है आपका। गुजरात में क्या है आपके 100% क्या हो गया है, विद्युतीकरण जो है आपका यहाँ पे हो चुका है, जिसमें 18,065 गाँवों में जो है आप 3 चरणों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति होती है। और इसकी पहल 2006 में हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने ज्योति ग्राम योजना शुरू की थी। ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस, ब्रिक्स मतलब होता है, देखो बी मतलब होता है BRICS। ओके, इसका मतलब होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जयपुर में हुआ था, ये जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। और ये एक आपका क्या है, आर्थिक आयोग है, आर्थिक जो भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, और जिसका यहाँ पे उद्देश्य यही होता है, सपोर्ट करना होता है ना, आर्थिक रूप से और देशों को जो हमारे यहाँ पे सम्मिलित हैं, ग्रुप वगैरह बना हुआ है। इसका आयोजन जो किया गया था वो किया गया था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, विदेश मंत्रालय की साझेदारी से यहाँ पे किया गया था। इसमें शामिल देश के नाम आपने पढ़ी लिए हैं, फिर से बोल देता हूँ मैं, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका।
निम्नांकित में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यहाँ पे कौन है आपका? परिमार्जन नेगी। परिमार्जन नेगी जो है आपके, ये जो भी दिए हैं ऑप्शन, इनमें तो परिमार्जन नेगी है। लेकिन अगर बात करें कि हमारे भारत के सबसे यंगेस्ट है ना, सबसे कम उम्र के, तो वो हैं डी गुणेश। डी गुणेश हैं। इसका आंसर आपका जो लगा दूं मैं पहले, तो परिमार्जन नेगी हो गया। इनकी उम्र जो है आपकी 13 साल 4 महीने और 20 दिन की उम्र में इनको मिला था। इनकी इस उपलब्धि पे इनको 2010 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें भारत का सबसे यंगेस्ट, तो डी गुणेश हैं, जिन्होंने 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में क्या किया था? ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया था, ठीक है। और ये इतिहास में दूसरे नंबर के, डी गुणेश की बात करूँ, इतिहास में दूसरे नंबर के हैं ये यंगेस्ट। और अगर हम बात करें परिमार्जन नेगी की, तो वो क्या है आपके 6वें नंबर के हैं। टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक से, ओके, आप सभी को पता होगा कि ये मैसूर के शेर के नाम से क्या है आपके विख्यात है। और इन्हीं के कार्यकाल में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसके दौरान की जो है मृत्यु हुई थी। और हैदर अली के पुत्र हैं। 1782 से 1799 तक इन्होंने मैसूर पर शासन किया था। और टीपू और को फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन की मांग की, ओके। और इनकी राजधानी कहाँ पे थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। और इसी दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी बचाव के दौरान। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं आपके, वो हैं आपके उज्जैन और ओंकारेश्वर में। कला संस्कृति का क्वेश्चन है आपको, कला संस्कृति क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो उसको रिगार्डिंग आपको ये चीज़ फैक्ट याद रखने हैं कि यदि आपकी बात आती है ज्योतिर्लिंग की, तो मध्य प्रदेश में 2 हैं, उज्जैन है और ओंकारेश्वर है। उज्जैन है महाकालेश्वर है और ओंकारेश्वर है। जिला आपका खंडवा लगता है यहाँ पे। सबसे उत्तर तक हम अगर बात करें तो केदारनाथ है। दक्षिण में क्या है आपके? स्वामीनाथ रामनाथ स्वामी मंदिर, ओके, तमिलनाडु में है। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने लाल जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इनकी मृत्यु ताशकंद है ना में हुई है। और मरणोपरांत इनको जो है 1966 में क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्मदिन भी महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ही पड़ता है, 2 अक्टूबर को। 2 महान व्यक्तियों का जन्मदिन एक ही दिन, 2 अक्टूबर। और इनकी समाधि स्थल का जो नाम है वो है विजय घाट, ओके। और जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि का नाम था शांतिवन, आपको याद रखना है। अंतिम मुगल सम्राट जिन्होंने बहादुर शाह द्वितीय, जिन्होंने 1847 की क्रांति में एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और नेतृत्व किया था, वो हैं बहादुर शाह द्वितीय। इनको अंग्रेज़ों ने क्या किया था? रंगून भेज दिया था, है ना, ओके। और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 19 मुगल सम्राट रहे हैं। इनका कार्यकाल 1837 से 1857 के बीच ही रहा है। काहिरा बांध यहाँ पर स्थित है। काहिरा बांध क्यों पूछते हैं? काहिरा बांध वैसे है बिहार में स्थित आपका, ओके, कैमूर जिला में बिहार में स्थित है। ये मिट्टी का बांध है और गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका जो है काफ़ी उल्लेख हुआ है कई बार कई सारे एग्जाम्स में। इसका आंसर हुआ कैमूर जिला। और ये मिट्टी का बांध है, गुरुत्वाकर्षण प्रकार का बांध है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। काहिरा नदी के पार बनाया गया है ये। भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है? तो भारत के पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में, ठीक है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ बांग्लादेश में जो है आपका सुंदरवन फैला हुआ है, जिसका 60% हिस्सा बांग्लादेश में ही है। रिमेनिंग जो बचा हुआ जो हमारा हिस्सा है वो है किसमें? हमारे, ओके, हमारे भारत देश में है। सुंदरी नामक एक वृक्ष है, जिसके कारण यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया? सुंदरवन पड़ गया। डेल्टाई क्षेत्र है, ओके, जहाँ पे मैनग्रोव के जो अच्छे वन है। और ये जो अगर हम बात करें इसकी क्षेत्रफल की, तो 9036 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये जो है फैला हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको कुछ ब्रीफली बता दी हैं जो आपको याद रखनी है। प्रसिद्ध गायक तानसेन उज्जैन से, ग्वालियर से जो है आपके यहाँ पे संबंध रखते हैं। अकबर के नवरत्नों में है। उनका नाम रामतनु पांडे है। और उनका क्वेश्चन मैंने आपको इसके जो पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको तानसेन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात की थी, ओके। तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, श्री गणेश स्तोत्र और संगीता सारा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इनकी यदि हम बात करें कवि और संगीतकार, ओके, स्वामी हरिदास जी जो हैं, ओके, इनके गुरु हैं, ये उनके अनुयायी रहे हैं। यदि हम बात करें सोन नदी का उद्गम स्थल, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका अमरकंटक,
अमरकंटक से जो है आपकी सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों निकली हुई हैं। सोन नदी का जो महत्व है ये है कि क्योंकि ये गंगा की दक्षिणतम सहायक नदियों में से एक है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका काफ़ी बड़ा जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सोन नदी क्या है आपकी, यहाँ पे किसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, अमरकंटक में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों में कि विषयों में गलत तथ्य का चयन करें। तो ये कौन सा है आपका यहाँ पे कि सभी कोशिकाएं क्या होती हैं आपकी, समरूप होती हैं। तो सभी कोशिकाएं आपकी समरूप नहीं होती, क्योंकि सभी कोशिकाओं के कार्य अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होती हैं आपकी, कोशिकाएं भी अलग अलग होंगी। तो इसके बारे में गलत कथन यही है यहाँ पे कि प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। ठीक है, सही बात है, सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है, बिल्कुल सही, लेकिन सभी कोशिकाएं समरूप हों ये ज़रूरी नहीं है। ओके, सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं तो अलग अलग होंगी, बिल्कुल इसका आंसर यही है। देख लेते हैं यहाँ पे, समदर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होती है। देखो, जब भी आपका समदर्पण की बात होती है ना, तो आपका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। पहला बनेगा आभासी, ठीक है, दूसरा बनेगा दर्पण के पीछे, और तीसरा आपका जो है वो प्रतिबिंब आपका दर्पण पे उतनी ही दूरी बनेगा जितनी दूरी पे आप खड़े हो। ठीक है, दर्पण के सामने। तो ये तीन चीज़ें आपको समतल दर्पण के बारे में, ओके, प्लेन मिरर के बारे में आपको चीज़ें याद रखनी है। देखिए, यही चीज़ें हैं आपकी। अब आते हैं आपका संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को अलग करती है। तो अलग करने के लिए झिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, मेम्ब्रेन, झिल्ली, कोशिका झिल्ली है ये, जिसको अलग जो आपकी क्या है होती है आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को अलग करती है। क्या बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। देखिए, इसी झिल्ली के जो है आधार पर हमने बताया था आपको, यह हम बात करेंगे आने वाली क्लास वगैरह में कि जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या होती हैं, ये कुछ अर्धविकसित होती है ना, अविकसित अर्धविकसित होती है। बाकी जो आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होती है, सुविकसित होती है, सुसंगठित होती है। ठीक है, गेहूँ एक बीजपत्री है, गेहूँ एक बीजपत्री है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। सही बात है, ये एक बीजपत्री है, ठीक है, ओके। और एक आवृत्तबीजी है। इसके बारे में वनस्पति विज्ञान के बारे में एक छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें आपको एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, आवृत्तबीजी, अनावृत्तबीजी, ठीक है, जिसके बारे में पूरी बात कर लेंगे। लेकिन इसका आंसर आपका है अभी फ़िलहाल के लिए इस पर बात करें तो इसमें क्या है, रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। क्या होती है आपकी, रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। और इसमें ना केवल गेहूँ बल्कि चावल, मक्का भी आते हैं, चारा, गन्ना, घास भी आती है। संयोजी ऊतक का उदाहरण सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त नहीं, बिल्कुल सभी सही है। सभी क्या हैं आपके संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, और इसका जो अगर हम बात करें यहाँ पे आविष्कार की बात करें, खोज की बात करें, तो एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जोहान्स पीटर मूलर, उन्होंने 1830 में जो है ये संयोजी जो ऊतक था इसकी खोज, मतलब इसके बारे में अगर बात करें, बताया था। अमीबा में क्या होता है आपका, असेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, द्विविखंडन के थ्रू होता है। पहले क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो 2 भाग में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है आपका साइटोकाइनेसिस होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ओके डायग्राम में कि पहले साइटोप्लाज्म होगा, फिर क्रोमोसोम्स आपका यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 भागों में डीएनए क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की नकल करते हुए अलग अलग हुए। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर आपके 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब कि 2 संतति कोशिकाओं में क्या हो गया, ये विभाजित हो गए, इसे बोलते हैं द्विआधारी विखंडन। बड़े बांधों का निर्माण का अवरोध क्यों होता है, तो ये देखो इसलिए होता है, पहली बात तो जब हम बड़े बांधों का निर्माण करते हैं तो जगह की हमें पड़ेगी रिक्वायरमेंट, उसके लिए हमें वनों का क्या करना पड़ेगा, कटाव होगा, वनों का कटाव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जो वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग उनका पलायन होगा। तो जब वनों का कटाव हो रहा है, देखो पर्यावरण का नुकसान पहुँच रहा है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, तो क्या है, सामाजिक एक इफेक्ट आ गया। और बड़े बांध आपके बहुत ज़्यादा पैसों में आर्थिक रूप से जो है सरकार की ओर भार डालते हैं, ओके, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तीनों कारण सही हैं आपके, बिल्कुल। तो ये क्या है, उपयुक्त सभी। फिर आप बात करते हैं, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जलयुक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है। इस परीक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है।
देखो साइंस या बायो के जो स्टूडेंट होते हैं, केमिस्ट्री लैब में जब हम जाते हैं तो हमें प्रैक्टिकल करने बहुत सब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि यार इसका मतलब ये था जो हम पढ़ते हैं क्लास में, ये वही है। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम जल में डालते हैं तो होता क्या है कि जो जल के जो जल होता है, लिक्विड होता है, और ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है सॉलिड स्टेट में। तो जल के जो कण होते हैं, जो जल के जो होते हैं वो इसके पोटेशियम परमैंगनेट कण के बीच में जो है पहुंच जाते हैं। अब पहुंच जाते हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके कणों के बीच में क्या होता है, आपका स्पेस होता है, अंतराल होता है, जगह होती है। जब जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या होता है, नल वहाँ जल वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका गुलाबी हो जाता है। और गुलाबी होते 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 क्या होता है, आपका बैगनी ब्लू कलर का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, डार्क नीले रंग का जो है आपका कलर वहाँ पे हो जाता है। तो ये प्रदर्शित यही करता है कि इनके कणों के बीच में क्या होता है, आपका अंतराल होता है। ठीक है, तभी तो वहाँ जा पाते हैं, जल वगैरह वहीं तो भर पाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आपका अंतराल होता है। निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्ट है, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, आपका एक ताप सुघट्ट है। जब एक दंड चुंबक को दो भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है भाई। ओके, प्रत्येक भाग क्या बन जाता है, आपका एक चुंबक बन जाता है। ओके, और यदि आप उनको और काट देते हो तो क्या बन जाते हैं, वो फिर से क्या बन जाएंगे, एक चुंबक बन जाएंगे। और ऐसे ही क्या आपका होता जाएगा। सौर सेल के बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं सौर सेल आपके। देखिए क्या होता है, अर्धचालक मतलब होते हैं अर्धचालक धातुओं की बात हो रही है यहाँ पे, कार्बन सिलिकॉन, ये क्या होते हैं, आपके अर्धचालक धातुएं होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है 6, मतलब उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। और अगर हम बात करें संयोजकता की तो वो क्या होती है, +4 और -4, मतलब प्लस पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये क्या करते हैं, सिलिकॉन का होता है +4 -4। तो यदि जैसे अगर ये बोरोन से क्या करें, क्रिया करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे भाई, बोरोन में क्या है, +3 वैलेंसी वाले हैं। ओके, तो ये बोरोन के साथ, या फिर अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे चलिए नाइट्रोजन वगैरह, तो इनसे बॉन्ड वगैरह बना सकते हैं ये। और जब ये बॉन्ड बनाते हैं ना तो ये दो प्रकार के क्या करते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन आपका क्या होता है, पहले तो इसका आंसर अर्धचालक है। सिलिकॉन दो प्रकार के सिलिकॉन में बढ़ जाता है, जैसे कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। पी सिलिकॉन और एन सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक का ये छोटा सा पार्ट है, इसके बारे में भी मैं आपको जो है वीडियो वगैरह बना दूंगा। अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है, PNP आपने सुने होंगे, डायोड वगैरह, NPN कुछ। तो उसमें P जो है इसका मतलब होता है पॉजिटिव, N मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, ये अर्धचालक ही बनते हैं। और अर्धचालक ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें शुद्ध मिलाने से क्या होती है, इनकी चालकता बढ़ती है। ठीक है, बाकी धातु में शुद्ध मिलाने से उनकी घटती है, लेकिन अर्धचालक में क्या होता है, शुद्ध मिलाने से चालकता बढ़ती है। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि द्वारा थक जाती है, तो धारीदार। ओके, स्ट्रेटेड। अगर हम बात करें यहाँ पे धारीदार जो है आपकी पेशियाँ क्या होती हैं, मसल जो होती हैं वो गतिविधि के कारण के द्वारा थक जाती हैं। और रेखित मांसपेशियों के दो प्रकार होते हैं, हृदय की मांसपेशियाँ, कंकाल की मांसपेशियाँ। ये क्या होती हैं, ये आपकी धारीदार मांसपेशियों में आती हैं। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट। अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवी भालू को रुधन प्रदान करता है, तीक्ष्ण मुख, वसा परत, विशाल आकार, सफ़ेद फर। अगर आप सोच रहे होंगे सफ़ेद फर, तो बिल्कुल गलत है ये। सफ़ेद फर सिर्फ अकेले प्राथमिकता, फर सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक रुधन होते हैं, लेकिन उसकी जो वसा की परत होती है वो होती है तकरीबन 4 इंच मोटी। 4 इंच मतलब हम बोल सकते हैं लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी होती है वसा परत। यही वसा परत उसको -60 डिग्री, सोचिए आप, -60 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, मतलब इतनी कड़ाके की ठंड जमी बर्फ़ में जो है आपको उसको सर्वाइव करने में सहायक होती है। ठीक है, अब आपका आता है निम्न में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण। संपर्क बल मतलब कि जो संपर्क में आने से क्या होता है, वहाँ बल लगता है। घर्षण, वहाँ पे क्या होता है, आपका घर्षण लगता है। घर्षण क्या है, दो चीज़ों के संपर्क में आने से। जैसे जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारे पैर और धरती के बीच में, ज़मीन में क्या होता है, घर्षण होता है। खाना खाते हैं तो घर्षण होता है, सांस लेते हैं तो भी यहाँ पे क्या होता है, घर्षण होता है। तो ये क्या है, आपके घर्षण बल के उदाहरण है। नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वास नली में इसमें सी आकार वाले उपास्थि युक्त वलियों द्वारा नहीं किया जाता, उसे पहचानिए। देखिए श्वास नली की बात हो रही है यहाँ पे, सी आकार वाले उपास्थि युक्त वलियों द्वारा नहीं किया था। इसमें क्या होता है, जो वलय होते हैं ना, और जो यहाँ पे उपास्थि की बात हो रही है वो एक सी
प्रकार का क्या बनाते हैं, शेप बनाते हैं, आकार बनाते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं सी आकार वाली उपास थी। ये स्पेशली निगलने वाला काम करता है। यहाँ पे निगलने के लिए यहाँ पे क्या होता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो पहला तो ऑप्शन सही है। ये हवा के अविच्छिन्न प्रवाह की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है, और श्वास नली में निपात को रोकता है। ओके, हाँ बिल्कुल ये चीज़ें हैं। ट्रैकिया की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। देखो, प्रकुंचन सकुंचन आपने सुना होगा, मतलब कि जब हम निगलते हैं तो कुछ हमारे क्या होते हैं, एकदम से वो पहले क्या होता है, फिर कुछ चौड़ी हो जाती है नली हमारी, जो ईसोफेगस होता है, यहाँ पे हम निगलते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डायग्राम से लेके समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे पहले तो उसका आंसर जो है ये है वो कि ये ऑक्सीजन के अवशोषण में मदद करता है, ये गलत है ना। ओके, ये ऑक्सीजन के अवशोषण में मदद नहीं करता, ये यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत है। ओके, बाकी तीनों आपके सही हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे जो मैंने बताया, सॉरी ये डायग्राम है आपका, ये जो आपका ईसोफेगस है, ये सी शेप की आपकी क्या है, कार्ट्रिजेज हैं आपकी, ये ट्राइकिया हो गया अंदर सपोर्ट करने के लिए, और ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारे सीने से लेके हृदय तक है ना सिचुएटेड होती हैं। ओके, इस तरीके से, और ये हमें यहाँ पे भोजन को निगलने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, ठीक है। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और यदि आपको जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो इसकी पीडीएफ की लिंक जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आप जो है वहाँ पे जाके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट कर पाएँ। ओके, मैंने और इसके जो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको और भी सारे जो है चैनल की लिंक वगैरह मिल जाएगी, वहाँ पे जाके जो है आप काफ़ी सारे क्विज़ वगैरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने काफ़ी सारे क्विज़ भी डाले हुए हैं। ओके, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।